कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आर के सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के पहले स्पेशल प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक रेडियस, परमाणविक त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? हम लोग 11th में डिस्कस किए थे कि ये आपका कोई एटम है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से, किसी भी एटम के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा के बीच के दूरी को, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच के दूरी को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग एटॉमिक रेडियस डिफरेंट टर्म में 11th में निकाले थे, जैसे कोवैलेंट रेडियस, वैन वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। लेकिन यहाँ हम लोगों को 3D सीरीज के एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करना है। तो आइए हम लोग पहले डी ब्लॉक एलिमेंट के 3D सीरीज के एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करते हैं। हम लोग 11th में 2 टॉपिक और भी पढ़े थे। हम लोग 11th में 2 टॉपिक और भी क्लियर किए थे, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से रेडियस का मान घटता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ने से एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित नेट पॉजिटिव चार्ज की संख्या, मतलब प्रोटॉन की संख्या को न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज घटता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता है। ये 2 टॉपिक को हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी 11th में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से भी एटॉमिक रेडियस का मान घटता है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस का मान घटता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता है। आइए हम लोग 3D सीरीज के एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करते हैं। ये 3D सीरीज ले रहे हैं हम लोग। इस 3D सीरीज में स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है और जिंक है। जब हम लोग 3D सीरीज में स्कैंडियम से क्रोमियम तक आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से रेडियस का मान घटता है। न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ रहा है? तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 1, 22, 23, 24 लगातार एटॉमिक नंबर का मान बढ़ रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन की संख्या अर्थात पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ रहा है, जिससे हम कहेंगे कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने में लगातार न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ रहा है, जो काफ़ी स्ट्रोंगली
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण रेडियस का मान घटता है। तो हम कहेंगे स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर रेडियस, एटॉमिक रेडियस घटता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है। अब हम लोग मैग्नीज से कॉपर तक आते हैं तो एटॉमिक नंबर तो लगातार बढ़ ही रहा है। 25 मैग्नीज का, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29। लगातार प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने से लगातार एक्स्ट्रा सेल का निर्माण होते जा रहा है। जब जैसे हम बात करेंगे, ये मैग्नीज है, अब देखिए लगातार सेल बढ़ रहा है। अगर इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपने तरफ पुल करेगा, खींचेगा, तो अंदर वाले ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी रिपल्सन के इफेक्ट को तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। किसी एटम में इनर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए विकर्षण के प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। मैग्नीज से कॉपर तक आने में लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जिसके कारण एक्स्ट्रा सेल का भी निर्माण हो रहा है। जब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये अंदर वाले ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस पर विकर्षण का प्रभाव लगाएगा। मतलब ये खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाला धकेल रहा है। मतलब आपका यहाँ न्यूक्लियर चार्ज का मान स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जा रहा है। मैग्नीज से कॉपर तक आने में न्यूक्लियर चार्ज का मान स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जा रहा है, जिसके कारण रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, रेडियस में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो आइए हम लोग नोट करते हैं। ये मैग्नीज से कॉपर तक जाने में न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज का मान बिल्कुल बराबर हो जा रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट के, जिसके कारण रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। लेकिन जिंक में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इस जिंक के 3d एटॉमिक ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है और इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण इसका रेडियस बढ़ता है। इसका रेडियस एकाएक एबनॉर्मली बढ़ जाता है, क्योंकि जिंक के 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण होता है, जिससे रेडियस का मान बढ़ता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे 3d सीरीज के एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस को। 3d सीरीज के एलिमेंट में एटॉमिक रेडियस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, बदलाव है। जैसे आप देखे हैं, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है, जिसके कारण रेडियस घटता है। लेकिन मैग्नीज से कॉपर तक जाने में रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज का मान स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर है, जबकि जिंक का एटॉमिक रेडियस एबनॉर्मली एकाएक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण बढ़ जाता है। आइए हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप में एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करते हैं। ग्रुप की अगर हम बात करें, डी ब्लॉक के ग्रुप की, तो ग्रुप का मतलब ये 3d सीरीज का एलिमेंट, 4d सीरीज का एलिमेंट और ये आपका 5d सीरीज का एलिमेंट।
जब डी ब्लॉक के ग्रुप में 3D सीरीज से 4D सीरीज में आते हैं हम लोग, तो रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है। डी ब्लॉक के ग्रुप में 3D सीरीज से 4D सीरीज में आने पर रेडियस बढ़ता है, लेकिन 4D सीरीज से 5D सीरीज में आने पर रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ये रेडियस कांस्टेंट क्यों रहता है? तो ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। एक नया टर्म आया है, आप लोग अच्छे से पहले इसको देखिए। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन अभी डी ब्लॉक एलिमेंट का स्पेशल प्रॉपर्टी शुरू ही हुआ है, इसलिए हम लोग डी ब्लॉक में ही लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को देखने वाले हैं, जिसे हिंदी में लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। जब हम लोग डी ब्लॉक के ग्रुप में 3D सीरीज से 4D सीरीज में आते हैं तो रेडियस बढ़ता है, लेकिन जब 4D सीरीज से 5D सीरीज में आते हैं तो रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ये डी ब्लॉक का ग्रुप सेकेंड बी 12वां है, जिसमें जिंक, कैडमियम और ये Hg है। ये जिंक 3D सीरीज का एलिमेंट है, कैडमियम 4D सीरीज का एलिमेंट है और ये मरकरी 5D सीरीज का एलिमेंट है। एक्सपेरिमेंटली मापा गया कि इसका एटॉमिक रेडियस 117 पिकोमीटर होता है जिंक का, कैडमियम का 134 पिकोमीटर होता है और मरकरी का भी 134 पिकोमीटर है। मतलब क्लियर है, 3D सीरीज से 4D सीरीज आ रहे हैं तो रेडियस क्या कर रहा है? बढ़ता है। आप देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है, 3D सीरीज से 4D सीरीज आ रहे हैं तो रेडियस क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन जब 4D सीरीज से 5D सीरीज में आ रहे हैं तो रेडियस क्या है? कांस्टेंट है, नियत है। क्यों नियत है? ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। आइए ग्रुप और हम लेते हैं डी ब्लॉक का। ये आपका ग्रुप फर्स्ट भी है, 11वां भी है, 11वां है। इसमें कॉपर है, सिल्वर है और ये आपका गोल्ड है। 3D सीरीज से 4D आते हैं इसमें भी तो रेडियस बढ़ता है, और जब 4D से 5D में आते हैं तो रेडियस कांस्टेंट रहता है। इसका क्या कारण है? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये कॉपर 3D का एलिमेंट है, सिल्वर 4D का है, गोल्ड 5D सीरीज का है। इसका एटॉमिक रेडियस 117 पिकोमीटर, इस सिल्वर का 134 पिकोमीटर और इस गोल्ड का भी 134 पिकोमीटर। मतलब इस ग्रुप में भी 3D सीरीज से 4D सीरीज में आते हैं तो रेडियस का मान लगातार बढ़ता है, जबकि 4D सीरीज से 5D सीरीज में आते हैं तो रेडियस कांस्टेंट रहता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण। आइए अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के दूसरे स्पेशल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के दूसरे स्पेशल प्रॉपर्टी मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे, गलनांक एवं क्वथनांक को डिस्कस करेंगे। आइए हेडिंग करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। डी ब्लॉक एलिमेंट के अर्थात संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट के गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है, क्योंकि सभी डी ब्लॉक
मेटल के दो बाह्यतम कक्षा अधूरा होता है। एक को अल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है तो दूसरे को पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट, लगभग सभी डी ब्लॉक एलिमेंट दो तरह के केमिकल बॉन्ड, दो तरह के रासायनिक बंधन का निर्माण करता है। पेनल्टीमेट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, सहसंयोजी बंधन का निर्माण करता है, जबकि अल्टीमेट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मेटैलिक बॉन्ड, धात्विक बंधन का निर्माण करता है। मतलब डी ब्लॉक मेटल दो तरह के केमिकल बॉन्ड, धात्विक बंधन एवं सहसंयोजी बंधन का निर्माण करता है। एक कंसेप्ट ये भी याद रखेंगे कि पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी सबसेल में, पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी सबसेल में जितना अधिक संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उतना ही अधिक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा, और जितना अधिक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा वे मेटल उतना ही ज़्यादा हार्ड, उसके मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट का मान उच्च होगा, उसके डेंसिटी का मान उतना ही अधिक होगा। मतलब डी ब्लॉक मेटल दो तरह के केमिकल बॉन्ड का निर्माण करता है, मेटैलिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके कारण सभी डी ब्लॉक मेटल के गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है। तो आइए पहले हम लोग नोट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट दो तरह का रासायनिक बंधन का निर्माण करता है। अल्टीमेट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मेटैलिक बॉन्ड, धात्विक बंधन, मेटैलिक बॉन्ड, धात्विक बंधन का निर्माण करता है। जबकि पेनल्टीमेट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। अतः डी ब्लॉक तत्व के गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है। डी ब्लॉक मेटल दो तरह के केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण लगभग सभी डी ब्लॉक मेटल के गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है। आइए हम लोग 3D सीरीज के एलिमेंट के मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग हेडिंग करते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज, 3D कतार। इस कतार में 10 तत्व है: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और ये आपका जिंक। हम लोग
जब इस स्कैंडियम से क्रोमियम तक आते हैं तो लगातार डी एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है। इस स्कैंडियम के डी में 1, टाइटेनियम में 2, क्रोमियम में 3 और वेनेडियम में 3 और इस क्रोमियम में 4। जब हम लोग स्कैंडियम से क्रोमियम तक आते हैं तो डी एटॉमिक ऑर्बिटल में लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है। स्कैंडियम के डी में 1, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3 और क्रोमियम में कितना हो जाता है 4। लेकिन स्टेबल बनाने के लिए s का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल के कितना करते हैं 5। मतलब लगातार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है, जिसके कारण मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मतलब बाह्यतम कक्षा का s का इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड में भाग लेगा और d सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है, पेनल्टीमेट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, वे कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा। यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम के डी में लगातार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है, जिसके कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस मैग्नीज के 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये D5 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है। मतलब ये D5 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है। D में 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये स्टेबल है, हाफ फील्ड है, स्टेबल है, क्योंकि हुंड के नियमानुसार हम लोग पढ़ चुके हैं कि फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक स्थायी होता है और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक स्थायी होता है। मतलब ये डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड है, स्टेबल है, इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा। मतलब आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी घटेगा, लेकिन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण एकाएक यहाँ हम लोग बोलेंगे सडनली एकाएक मेल्टिंग पॉइंट घटता है। मैग्नीज का एकाएक मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है और बॉइलिंग पॉइंट घटता है। जब हम लोग बात करेंगे आयरन से कॉपर तक, तो आयरन से कॉपर तक का मतलब इसके 3D में 6, इसके 3D में 7, इसके 3D में 8, इसी तरह से लगातार हम लोग कॉपर तक जब आएंगे तो डी एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा, क्योंकि डी में 5 बॉक्स होता है और यहाँ आयरन के डी में इलेक्ट्रॉन कितना है 6। एक एक करके हम डालते हैं तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल में पेयरिंग होगा। मतलब कॉपर के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 4 अनपेयर्ड होगा, कोबाल्ट के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 3, निकेल के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब आयरन से कॉपर तक जाने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर रहा है घटता है, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड बनने का टेंडेंसी क्या करेगा घटेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या घटेगा। इसलिए आयरन से कॉपर तक जाने पर मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट का मान घटता है। मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट घटता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटता है। आयरन से कॉपर तक जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान घटता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटता है। आइए इस जिंक के बारे में डिस्कस करते हैं। इस जिंक के 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये फुल फील्ड है। 3D आपका यहाँ फुल फील्ड है। फुल फील्ड का मतलब
ये स्टेबल है, इसके डी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। जिंक सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए इसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एकाएक लो हो जाता है। लो क्यों हो जाता है? जिंक का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एकाएक लो हो जाता है, क्योंकि इसके 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फुल फिल्ड है। फुल फिल्ड का मतलब ये स्टेबल है, इसके डी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, जिसके कारण जिंक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एकाएक लो हो जाता है। मतलब 3d सीरीज में स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ेगा। मैग्नीज D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एकाएक घटता है। जबकि इस आयरन से कॉपर तक जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मान घटता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार घटता है। और जिंक के डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित नहीं है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एकाएक लो हो जाता है। 2 पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट के मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, जिसको हम लोग नोट करके लिखेंगे, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये ग्रुप सेकेंड बी 12वां का एलिमेंट है। जिंक है, कैडमियम है, Hg है। इसके 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, इसके 4d में 10 इलेक्ट्रॉन, इसके 5d में 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब पूरे डी ब्लॉक में इस ग्रुप सेकेंड बी एलिमेंट के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो काफ़ी लो होता है, निम्न होता है, जिसमें ये मरकरी जो है सो रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है? लिक्विड होता है। दूसरे पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। नोट का दूसरा पॉइंट, 3d सीरीज के मिडिल में, 3d सीरीज के मध्य में आने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान एकाएक घट जाता है। मतलब 3d सीरीज में जब हम लोग आएंगे, 3d सीरीज में, और 3d सीरीज में इस मैग्नीज मिडिल में, मैग्नीज और इस टेक्नेशियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एकाएक घटता है, एकाएक घटता है। क्यों घटता है? तो आप जान रहे हैं कि इसके डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके 4d में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रदर्शित करता है। इसलिए 3d सीरीज के मिडिल में आने पर, मिडिल का मतलब ग्रुप 7b में आने पर मैग्नीज और टेक्नेशियम के मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट का मान एकाएक घट जाता है, D5 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रदर्शित करने के कारण। अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के अगले स्पेशल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिकों का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक चैप्टर ही हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे जटिल यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट का अधिकांश तत्व, डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व वेरी इफेक्टिवली रूप से, काफ़ी प्रभावी रूप से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। डी ब्लॉक का लगभग एलिमेंट प्रभावी रूप से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट प्रभावी रूप से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण क्यों करता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक का लगभग सभी तत्व कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है, क्यों? तो हम लोग कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक साइज छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसके न्यूक्लियर चार्ज का मान हाई होता है, इसके वैलेंस शेल में
खाली डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और ये दो प्रकार के वैलेंसी को प्रदर्शित करता है। एक को प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता और दूसरे को सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। तो डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व निम्नलिखित कारणों से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण प्रभावी रूप से करता है, जिसमें पहला डी ब्लॉक मेटल का साइज छोटा होता है, इसके न्यूक्लियर चार्ज का मान नाभिकीय आवेश का मान उच्च होता है, इसके संयोजी कक्षा में खाली डी एटॉमिक ऑर्बिटल उपस्थित होता है और ये दो प्रकार के वैलेंसी दो प्रकार के संयोजकता को प्रदर्शित करता है, जिसे प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। तो आइए हम लोग नोट कर लें। डी ब्लॉक का लगभग तत्व प्रभावी रूप से जटिल यौगिकों का निर्माण करता है। ये निम्नलिखित कारणों से जटिल यौगिक का निर्माण प्रभावी रूप से करता है। पहले की हम बात करेंगे। पहला, इसका एटॉमिक साइज परमाणविक आकार स्मॉल होता है, छोटा होता है। दूसरा की बात करेंगे, इसका न्यूक्लियर चार्ज नाभिकीय आवेश उच्च होता है। तीसरा, इसके पास वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके पास खाली डी एटॉमिक ऑर्बिटल उपस्थित होता है। और चौथा कारण है, ये दो प्रकार का वैलेंसी संयोजकता, ये दो प्रकार का वैलेंसी अर्थात प्राइमरी प्राथमिक एवं सेकेंडरी द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करता है। डी ब्लॉक का अधिकांश एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। इसके चार प्रमुख कारण हैं। पहला, इसका एटॉमिक साइज स्मॉल होता है। दूसरा, इसके न्यूक्लियर चार्ज उच्च होता है, न्यूक्लियर चार्ज का मान उच्च होता है। इसके पास खाली डी एटॉमिक ऑर्बिटल उपस्थित होता है वैलेंस ऑर्बिट में। और चौथा, ये दो प्रकार का वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को प्रदर्शित करता है। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिक पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो उसमें हम लोग देखेंगे प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है होता है, क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग
डी ब्लॉक एलिमेंट के अगले स्पेशल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट के अगले स्पेशल प्रॉपर्टी डेंसिटी को हम लोग पढ़ेंगे। डेंसिटी घनत्व। घनत्व क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के डेंसिटी का मान हाई होता है, उच्च होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के डी ब्लॉक एलिमेंट के घनत्व का मान उच्च होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के घनत्व का मान उच्च होता है। आइए हम लोग 3D सीरीज को डिस्कस करते हैं। ये आपका 3D सीरीज है। 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक है। जब 3D सीरीज में स्कैंडियम से कॉपर तक आते हैं तो डेंसिटी का मान, डेंसिटी बढ़ता है। 3D सीरीज में स्कैंडियम से कॉपर तक आने पर डेंसिटी का मान बढ़ता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसके 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हुआ था, जिसके कारण इसका एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज बढ़ गया था। एटॉमिक साइज बड़ा होता है, मतलब साइज बड़ा होने का मतलब ये वॉल्यूम भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या करेगा, घटेगा। मतलब वॉल्यूम का मान बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा, घटेगा। तो इसका घनत्व कम होता है, मतलब लो होता है। जब 3D सीरीज में स्कैंडियम से कॉपर तक आएंगे तो डेंसिटी का मान बढ़ता है और जिंक का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने से इसका वॉल्यूम क्या होगा, अधिक होगा, और वॉल्यूम अधिक होगा तो डेंसिटी का मान क्या होगा, कम होगा। नोट करके एक पॉइंट को याद रखेंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये ऑस्मियम, पूरे पीरियोडिक टेबल में इसका जो डेंसिटी होगा, घनत्व होगा, सबसे अधिक होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में इस ऑस्मियम का डेंसिटी सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।